वेलकम टू एज एजुकेशन। आज से हम शुरू करेंगे लेक्चर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस लाइक गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जामिनेशंस। जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर छोड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको ट्यून रहना पड़ेगा। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है जनरेटिंग स्टेशंस। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी देखेंगे और उसके बाद स्टीम पावर स्टेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के अंदर मेनली एनर्जी को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ नॉन कन्वेंशनल एंड सेकंड इज़ कन्वेंशनल। एनर्जी सोर्स को हम लोग क्लासीफाई करें और उसका डिफरेंस देखें तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है वो स्मॉल कैपेसिटी पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है जो शॉर्टर टाइम के लिए होता है, और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है वो बल्क पावर कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है और लॉन्गर टाइम के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर इससे हम पावर जनरेट कर पाएंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स इंक्लूड करता है विंड, सोलार, टाइडल, जियोथर्मल, डीजल, बायोमास एंड एमएचडी जनरेशन। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड करता है स्टीम और थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड गैस एनर्जी। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज is located near consumer premises, so distribution network is sufficient. There is no requirement of transmission network and डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में अगर हम देखें तो इसके अंदर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जनरली रिमोट एरियाज़ में होता है, इसको पॉपुलेशन के पास नहीं रखा जा सकता। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन आगे देखें तो अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है उसके अंदर वेदर का कंस्ट्रेंट रहता है और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में वेदर का कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। इसके अलावा लेस फिक्स कॉस्ट एंड हाई रनिंग कॉस्ट फॉर नॉन कन्वेंशनल, वेयर ऑपोजिट फॉर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इट इज़ हाई फिक्स कॉस्ट एंड लेस रनिंग कॉस्ट। Generally, non-conventional energy sources are suitable for peak load and conventional energy sources are suitable for base load. Generally, non-conventional energy sources uses asynchronous generator where conventional energy sources uses synchronous generator. अलग अलग वोल्टेज लेवल पे पावर जनरेट किया जाता है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे स्टीम पावर प्लांट क्या होता है। स्टीम पावर प्लांट जो है उसको हमें डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज स्टीम पावर स्टेशन। स्टीम पावर स्टेशन का काम क्या है, कोल को हम जब बर्न करते हैं तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो करता है उसे स्टीम पावर स्टेशन कहते हैं। इसके साइट सिलेक्शन के लिए बेसिक क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिकली इसके अंदर साइट सिलेक्शन में हमें देखना है कि ये पॉपुलेशन के पास ना हो, क्योंकि इससे पोल्यूटेंट्स क्रिएट होता है, इसमें स्मोक भी क्रिएट होता है, तो ये एरोप्लेन को डिस्टर्ब ना करे, मतलब कि एयरपोर्ट से दूर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाने के लिए इसकी लैंड रोकी या मर्शी नहीं होनी चाहिए, पूरी मात्रा में पानी अवेलेबल होना चाहिए और ट्रांसमिशन कॉस्ट को घटाने के लिए एज मच एज पॉसिबल इट शुड बी नियर टू लोड सेंटर। अदर थिंग इज देयर शुड बी अ फैसिलिटी ऑफ कोल एंड एश डिस्पोजल। एश को डिस्पोज करने के लिए भी वहाँ पर फैसिलिटी होनी चाहिए और कोल को लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टीम पावर स्टेशन। यहाँ पर सिर्फ टॉपिक का नाम दिया है, हमने डिटेल नहीं दी है क्योंकि ये हम लास्ट में देखेंगे। एक्चुअली स्कीमेटिक अरेंजमेंट वो होता है जिसके अंदर सारे ब्लॉक्स दिखाए गए होते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी, तो वो सभी चीज़ हम डिटेल में पढ़ के बाद में लास्ट में देखेंगे तो इजीली समझ में
आ जाएगा। पहले हम उनके ऑक्सिलरी इक्विपमेंट एंड कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स में हम सबसे पहले देखेंगे कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट। इसके अंदर क्या होता है, कोल जब आए तो उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसके बाद उसको कोल हैंडलिंग प्लांट में ले जाकर पल्वराइज किया जाता है। पल्वराइज करने के जो बेनिफिट्स है वो भी हमने यहाँ पर दे रखे हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इट गिव्स मोर सरफेस एरिया फॉर अ गिवन कोल। इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो पल्वराइजेशन से ये पॉसिबल है। और इसके बाद कोल का जो सरफेस एरिया ऑक्सीजन एंड हीट के एक्सपोजर में आएगा वो ज़्यादा आएगा, तो इससे हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा लोड चेंज पर। आगे देखते हैं, द कोल इज़ बर्न इन द बॉयलर एंड द एश प्रोड्यूस्ड आफ्टर द completed combustion of coal is removed to the ash handling plant and delivered to the ash storage plant for disposal। कोल को बर्न किया जाता है, उससे जो हीट मिलेगी हमें वो हम ले लेंगे। आफ्टर दैट जो एश प्रोड्यूस होगी उसको एश हैंडलिंग प्लांट में भेजेंगे, वहाँ पर उसके अंदर पोल्यूटेंट्स जो है उसको रिमूव किया जाएगा, फिर उसको डिस्पोज किया जाएगा। यहाँ पर आगे हम देखें तो इंडियन कोल जो है उसके अंदर 20 to 40% कंटेंट एश का होता है, और एश कंटेंट लो होने की वजह से जनरली बिटुमिनस कोल यूज़ किया जाता है। सेकंड और मेन कंपोनेंट जो है वो हमारा है बॉयलर। बॉयलर को दूसरे शब्दों में स्टीम जनरेटर भी कहा जा सकता है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो बॉयलर इज़ अ डिवाइस वेयर इन वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ कंबशन। कंबशन की हीट को यूटिलाइज करके जहाँ पर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है उस डिवाइस को हम बॉयलर कहते हैं। बॉयलर जनरली 2 टाइप के होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में चेंज किया होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर में पानी को ट्यूब्स में से पास किया जाता है और आसपास में फायर होती है, जिससे कि ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। वेयर फायर ट्यूब बॉयलर टोटली ऑपोजिट होता है। इसमें फायर का जो स्मोक प्रोड्यूस होगा, फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होंगे, उसको ट्यूब में से पास किया जाएगा और आसपास में वाटर होगा जो स्टीम में कन्वर्ट होगा। पर यह ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, इसीलिए जनरली वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज़ किया जाता है। इसके मेन जो फीचर्स है वो इसकी वाटर की सर्कुलेशन मेथड और मेथड ऑफ इम्प्रूव हीटिंग। आफ्टर दैट एश रिमूवल की इसकी जो टेक्निक है वो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट देयर इज़ अ सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या है? सुपर हीटर इज़ अ डिवाइस विच राइसेस द टेम्परेचर ऑफ स्टीम मच अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट के बाद भी इसका टेम्परेचर बढ़ाने का काम सुपर हीटर करता है स्टीम का, जिससे कि वेट स्टीम ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। और ड्राई स्टीम का इससे हमें क्या बेनिफिट्स होंगे वो देखते हैं। तो इसका पहले से तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एडवांटेज जो है वो इसका कंडेंसेशन लॉस कम हो जाएगा। आफ्टर दैट जो स्टीम टरबाइन ब्लेड्स होती है उसके ऊपर इरोजन भी नहीं होगा, मतलब कोरोजन नहीं होगा। और जो लास्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग स्टीम कंजप्शन पर यूनिट आउटपुट है वो कम हो जाएगा। अब है इकोनोमाइज़र और एयर प्री हीटर। इसका काम क्या है? तो इकोनोमाइज़र का काम जो हम वाटर बॉयलर में देंगे, सप्लाई करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाकर बॉयलर के सूटेबल बनाना है।
सेम वर्क एयर प्री हीटर का है। जो एयर हम बॉयलर के अंदर देंगे उस एयर को भी टेम्परेचराइज करना ज़रूरी है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो हम जो बॉयलर में एयर और वाटर देंगे दोनों को हम पहले थोड़ा टेम्परेचर देंगे, उसके बाद उसको सप्लाई करेंगे बॉयलर के अंदर। सेम वे और एक चीज़ है जिसे हम फीड वाटर हीटर बोलते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं टरबाइन कैसी होती है। स्टीम टरबाइन जनरली इट इज़ डिफाइंड एज अ रोटेटिंग मशीन विच कन्वर्ट्स एनर्जी कंटेन इन स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी और रोटरी एनर्जी। स्टीम के अंदर जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का वर्क जो करता है उसे स्टीम टरबाइन बोला जाता है। जनरली इसके अंदर दो टाइप्स के टरबाइन यूज़ किए जा सकते हैं, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन का जो वर्क है वो इम्पल्स लो पे वर्क करता है और रिएक्शन टरबाइन रिएक्शन लो पे वर्क करता है। इम्पल्स टरबाइन के अंदर ब्लेड्स को मूविंग रखा जाता है, रोटरी रखा जाता है और उसके ऊपर स्टीम का फ्लो दिया जाता है जिससे कि रोटेशन मिले। और रिएक्शन टरबाइन के अंदर नोज़ल को रोटरी रखा जाता है और ब्लेड्स को फिक्स रखा जाता है। जैसे ही नोज़ल में से स्टीम का फ्लो ब्लेड्स के साथ वंडर करेगा तो वैसे रिएक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली नोज़ल्स मूव होंगे जिससे कि रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। आगे देखते हैं कंडेंसर। कंडेंसर का वर्क क्या है? जो स्टीम आउटपुट में मिलने के बाद हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको कंडेंस करने का काम कंडेंसर करता है। इससे क्या होता है, बेसिकली कंडेंसर से हम स्टीम को कंडेंस करके उसी को फीड वाटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि थोड़ा टेम्परेचर होगा तो हमें आसानी मिलेगी बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने में। इसके बाद अगर आगे देखें तो कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर जनरली नेचुरल फोर्स्ड और इंड्यूस तीन प्रकार के हो सकते हैं। कूलिंग टावर इज़ अ डिवाइस विच एक्सेस स्टीम फ्रॉम स्टीम टर्बाइन इज कंडेंस्ड एंड heat energy given by the steam during condensation is taken up by the cooling tower। जो कोई भी कंडेंसेशन के टाइम पे हमें हीट एनर्जी मिलती है वो कूलिंग टावर से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। आगे हम देखें तो फीड वाटर हीटर है, जो मैंने बोला था। फीड वाटर हीटर का काम भी इकोनोमाइज़र की तरह फीड वाटर को हीट देना है, पर इकोनोमाइज़र से थोड़े कम टेम्परेचर पर ले जाएगा और बाद में इकोनोमाइज़र को सप्लाई कर देगा। इसके अंदर हम देखें तो फीड वाटर हीटर रिक्वायर्ड है क्योंकि फीड वाटर हीटिंग इम्प्रूव्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। Second reason is the dissolved oxygen and carbon dioxide are removed in the feed water heater. The quantity of steam produced by the boiler is increased and thermal stresses due to cold water entering the boiler are eliminated। ये चार बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए हम फीड वाटर हीटर का यूज़ करते हैं। आगे जनरेटर एक्साइटर। जनरेटर जनरली हम सब समझते हैं। यहाँ पर जो जनरेटर यूज़ किया जाएगा वो 3000 या 1500 RPM पे रोटेशन पे यूज़ किया जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ऑपरेशन का रहेगा, जिससे कि हमें ओवरऑल जो हमें सप्लाई आगे करना है, ट्रांसमिट करना है जो पावर, वो 50 हर्ट्ज़ का है तो सूटेबल पावर मिल पाए। एक्साइटर यूज़ किया जाता है फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर का वर्क क्या है? एश पार्टिकल्स में से, स्मोक में से जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करने का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर किया जाता है। ये हाई DC वोल्टेज पे वर्क करता है, जनरली 30 kV का सप्लाई से दिया जाता है। ये कंबसन चेम्बर और चिमनी दोनों के बीच में लगाया जाता है। आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ स्टीम पावर प्लांट देख लेते हैं। पावर स्टेशन कैन बी लोकेटेड नियर द लोड सेंटर, इट रिक्वायर्स लेस स्पेस कंपेयर टू हाइड्रो पावर स्टेशन। थर्ड वन इज रिक्वायर्स लेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। आफ्टर दैट लॉन्ग सीजन्स विल नॉट अफेक्ट द पावर जनरेशन एज आइडल।
समर का ड्यूरेशन ज़्यादा कम होने से इस पावर प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये थ्रू आउट द ईयर कम्प्लीटली सेम वर्क दे पाता है। और इसके दो डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट इज़ यहाँ से हमें पोल्यूशन क्रिएट होगा, यहाँ से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, स्मोक क्रिएट होती है, वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, इसीलिए इसको रेसिडेंशियल एरिया के पास में नहीं रखा जाता है। आफ्टर दैट इसका जो पावर जनरेट होगा वो कॉस्टलियर होगा, वो क्यों हम देखते हैं आगे एफिशिएंसी में। जनरली एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज़ नियर अबाउट 29% ड्यू टू टू रीजन्स। फर्स्ट वन इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज़ लॉस्ट इन कंडेंसर। कंडेंसर में हीट का बड़ा हिस्सा लॉस हो जाता है। और हीट दूसरी कहाँ पर लॉस होती है, एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में जब पावर प्लांट में स्टीम जाती है तो कई बार इसके अंदर हीट लॉस होता है। आफ्टर दैट देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज। फर्स्ट इज थर्मल एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द टर्बाइन शाफ्ट to the heat of combustion of coal is known as thermal efficiency। हम टर्बाइन शाफ्ट को जो मैकेनिकल हीट एनर्जी देते हैं उसका और टर्बाइन का हमें जो आउटपुट मिलता है, इन दोनों का रेशियो हम अगर लेंगे तो वो मिलेगी हमें हीट एनर्जी। आफ्टर दैट सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज सेम एस टर्बाइन बट इट इज़ फॉर अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के इनपुट में जो पावर दिया जाता है उसके और आउटपुट के रेशियो को हम लेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी मिलेगी। एंड ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलती है, मतलब कि टोटल आउटपुट इन इलेक्ट्रिकल बाय टोटल इनपुट इन हीट फॉर्म। इसको हम थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों का मल्टीप्लिकेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आज का वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन मैंने जैसे बात की थी हम स्कीमेटिक अरेंजमेंट अभी देखेंगे। स्कीमेटिक अरेंजमेंट हम देखें तो इसके अंदर कोल्ड स्टोरेज के बाद कोल को लिया जाता है कोल हैंडलिंग प्लांट में, वहाँ से बॉयलर में दिया जाता है। आफ्टर दैट एस हैंडलिंग प्लांट, आफ्टर दैट इन एस स्टोरेज, एंड वहाँ से उसको डिस्पोज किया जाता है। इसके बाद जो इसके अंदर वाटर सप्लाई किया जाता है वो कोई भी सोर्स में से लेके फीड वाटर हीटर के थ्रू इकोनोमाइज़र को दिया जाता है। और इसके बाद इकोनोमाइज़र से बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस होगी वो दी जाएगी सुपर हीटर को। सुपर हीट करने के बाद ड्राई स्टीम दी जाएगी टरबाइन को, वहाँ से उसको कंडेंसर में भेजा जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी। आफ्टर दैट हम कंडेंसर को देखें तो कंडेंसर के साइकिल में पास में कूलिंग टावर दिया होता है। जो कूलिंग टावर है वो उसका वर्किंग हमने देखा है इससे पहले भी। अब देखते हैं एयर का इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कहाँ से उसको लाना है, कहाँ पे देना है। तो इसके अंदर एफडी फैन के थ्रू एयर को इन लिया जाएगा। इसको एयर प्री हीटर में देने के बाद थोड़ी हीट एनर्जी इसको देने के बाद इसको बॉयलर में दिया जाएगा। वहाँ से फ्लू गैसेस के फॉर्म में इसे सुपर हीटर को दिया जाएगा। सुपर हीटर जो है वो इसका यूज़ करके इकोनोमाइज़र को देगा। इकोनोमाइज़र वाटर को थोड़ा टेम्परेचर देने के बाद एयर प्री हीटर को देगा। वहाँ पर एयर प्री हीटर भी वहाँ से फ्लू गैसेस में से टेम्परेचर लेगा। उसके बाद आईडी फैन के थ्रू चिमनी में से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब रही बात इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो इसके अंदर टरबाइन के साथ अल्टरनेटर लिंक किया हुआ होता है और इसके साथ एक्साइटर भी लिंक किया हुआ होता है अल्टरनेटर के साथ, जो इसके फील्ड को एक्साइट करेगा और अल्टरनेटर पावर जनरेट करेगा। पावर जनरेट होने के बाद ट्रांसफार्मर से उसे स्टेप डाउन स्टेप अप किया जाता है एज पर बस बार रिक्वायरमेंट।
आफ्टर दैट सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर की मदद से उसको बस बार में पावर को दे दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाइड्रो पावर प्लांट, तो उसके लिए वेट कीजिएगा।